नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सासा पॉलिटी माय पॉइंट ऑफ व्यू। जम्मू कश्मीर में लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार मिला है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 57,000 करोड़ से भी ज़्यादा का लिथियम भंडार उसमें जम्मू कश्मीर में उपलब्ध है। ये न्यूज़ जिस दिन से आई है उस दिन से पाकिस्तान और पाकिस्तानी जनता और पाकिस्तानी विश्लेषकों का नींद उड़ा हुआ है। उन्हें लग रहा है कि अगर लिथियम का इतना बड़ा भंडार है, काश अगर कश्मीर पाकिस्तान में मिला होता, पाकिस्तान में रहता, तो इतना बड़ा संपत्ति पाकिस्तान को मिल जाता। अब इस बारे में पाकिस्तान की सामान्य जनता क्या सोचती है, या पाकिस्तान में इवन जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो कश्मीरी हैं उसमें से भी अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते हैं। उनकी नज़र में हिजबुल मुजाहिदीन हो या फिर लश्कर तैयबा हो या जैसे मोहम्मद हो, इनके सारे टेररिस्ट की तुलना वो भगत सिंह से करते हैं। उनका कहना है कि गांधी जी का सत्याग्रह जब चल रहा था उसी समय भगत सिंह आर्म्ड रिवोल्ट भी किए हुए थे। तो अगर भगत सिंह आतंकवादी नहीं थे तो लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद या हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकवादी हैं वो आतंकवादी कैसे हैं, वो भी फ्रीडम फाइटर हैं। अब इस पर पाकिस्तान के एक यूट्यूबर ने दोनों ओर की कश्मीर, इधर भारत के पास जो कश्मीर है वो और ऑक्युपाइड कश्मीर, दोनों के एक एक कश्मीरी को बुलाकर इंटरव्यू लिया और उसमें बड़ा सुखद आश्चर्य लगा कि भारत के साइड का जो कश्मीरी है उसने पाकिस्तान साइड की कश्मीरी की धज्जियाँ उड़ा दी। अब आगे देखते हैं, इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तानी जनता या बाकी जो विश्लेषक हैं वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। Hi viewers, this is me Rabaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, आज हमें कश्मीर, पाकिस्तानी कश्मीर से ज्वाइन किया है उसामा मुमताज ने और इंडिया की कश्मीर से ज्वाइन किया है इरफान अतारी ने। तो सर, सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले मैं स्टार्ट तो उसामा से करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले इरफान आप ये बताइएगा हमारे व्यूवर्स को कि आप जो कश्मीर में क्या कर रहे हैं और आपकी क्या मसरूफियात हैं आजकल। जी, मैं स्टूडेंट हूँ डेटा साइंस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सर्टिफिकेशन इन एथिकल हैकिंग में। अभी मैं उसमें पढ़ रहा हूँ और उसके साथ साथ ही पढ़ा भी रहा हूँ बच्चों को। और सिटीजन जर्नलिज्म जो कि हमारा एक काफी टाइम से मैं उसमें लगा रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज जो एक्टिविज्म है, पिछले 6-7 साल में मैं इसी के साथ अभी लगा हूँ और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक बड़ा सा रेवोल्यूशन आपको कश्मीर में देखने को मिलेगा। वेरी गुड। अच्छा उसामा, ये बताइएगा कि इवेंट्स चल रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, तो उस हवाले से बताइएगा कि फरवरी का महीना आज़ाद कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा इवेंट्स भरा होता है और बहुत मतलब इवेंट्स करवाए जाते हैं, बहुत प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं। 11 फरवरी यौम मकबूल ये मनाया जाता है। इस इवेंट्स को क्यों मनाया जाता है और इस पर क्या क्या किया जा रहा है? कल एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है आज़ाद कश्मीर में, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? अच्छा, जैसे मैं इस पे आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमेशा यहाँ पे बुलाती हैं और हम अपने भाइयों से बात कर सकें और वहाँ पे अपना पैगाम पहुँचा सकें। असल में जिस तरह ईदें होती हैं दो, तो इसी तरह ये जो 11 फरवरी है, ये जो हम लोग कश्मीरी जो लोग हैं या जो हम पूरे स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, या फिर मखसूस में अगर इस खित्ते की बात करूँ तो ये यहाँ पे ईद के तौर पे मनाया जाता है। यकीन माने कि आप अगर 11 फरवरी को कभी आप कश्मीर के अंदर आ जाएं तो ना किसी एक शहर में नहीं बल्कि हर शहर के अंदर आपको मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के मुख्तलिफ जुलूस नजर आएंगे, मुख्तलिफ रैलीज नजर आएंगी। और 11 फरवरी भी नहीं बल्कि फरवरी का जब महीना स्टार्ट हो जाता है तो आप सोशल मीडिया को ही देख लें, वो हर तरफ से मकबूल भट्ट की उनके अकवाल से, उनके कोट से या उनकी वीडियो से हर जगह से भर जाता है। तो बेसिकली एक दोनों साइडों पे एक मौकफ रहा हमेशा से, या बहुत सारे प्रो पाकिस्तान लोग रहे या प्रो इंडियन लोग रहे, और जो भी अगर कोई जद्दोजहद की भी गई तो वो या फिर पाकिस्तान की सपोर्ट से हुई या फिर हिंदुस्तान की सपोर्ट से, कोई वहाँ पे जो हिंदुस्तानी नैरेटिव को प्रमोट किया गया। इसी तरह एक तीसरा नैरेटिव भी है, वो है इंडिपेंडेंट कश्मीर का नैरेटिव। तो जो इंडिपेंडेंट कश्मीर के मानने वाले जो लोग हैं या इंडिपेंडेंट कश्मीर का नैरेटिव रखने वाले लोग हैं, तो वो मकबूल भट्ट को हीरो ऑफ द नेशन डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि उनकी जो जिद्दोजहद थी वो बिल्कुल भी किसी भी एक भी रियासत के हक में नहीं थी। उनका ये मौक़िफ़ था कि जो कश्मीर की जो जंग है ये कोई मजहबी जंग नहीं है,
इसको मजहबी जंग नहीं बनाना चाहिए, ये कौम की जंग है। तो इसको कौमी जंग के तौर पे लड़ना चाहिए, और हम सपोर्ट लेंगे, हम हर उस कुव्वत की सपोर्ट लेंगे जो हमारी इस जंग में हमारा साथ देगी, लेकिन बराबरी की बुनियाद पे। हम किसी से ऐसी सपोर्ट नहीं ले सकते कि, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, हम किसी से ऐसी सपोर्ट नहीं लेंगे कि हम बराबरी की बुनियादों पे ना हो। जिस तरह पाकिस्तान ने बाद में जो गुरिल्ला वॉरफेयर जो हुआ उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, उसको पहले सपोर्ट की, और उसके बाद जब उसको अपने जो मकसूद, जो उसके नताइज थे वो हासिल कर लिए, तो उसको बिल्कुल टिश्यू की तरह फेंकने की कोशिश की गई। तो बेसिकली ये था कि एक इंडिपेंडेंट एक मूवमेंट चलनी चाहिए, और अगर कश्मीर की आज़ादी लोगों को चाहिए तो उनको बेशक किसी भी जो ऑपरेसर है उसका साथ नहीं देना चाहिए, उनको एक अपनी इंडिपेंडेंट मूवमेंट चलानी चाहिए। तो इस वजह से उनको मारना भी बहुत जाता है। उसके बाद दिल्ली तिहाड़ जेल से उनकी आज तक जो जस्ते खाकी है, जो लाश है, उसको कभी वापस नहीं भेजा गया, और दिल्ली तिहाड़ जेल के अंदर ही उसको दफना दिया गया। इसी तरह मकबूल भट्ट की जो मुख्तलिफ उनका जो गाँव है कुपवाड़ा में भी, और एक और जगह पे मुजफ्फराबाद में भी उनकी एक कब्र बनाई गई है, कि जहाँ पे हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से भी ये डिमांड कर रहे हैं कि मकबूल भट्ट का जो जस्ते खाकी है उसको वापस रिटर्न किया जाए, ताकि उनको वहां पे वापस दफन किया जा सके। और इसी तरह अफजल गुरु शहीद का भी जो 10 जो फरवरी को दिन मनाया जाता है, तो इस हवाले से ये काफी एक जो है ना लंबा इवेंट रहता है। और 5 फरवरी को इस तरह जो प्रो पाकिस्तानी लोग हैं वो इन दिनों को काउंटर करने के लिए या इनकी अहमियत कम करने के लिए एक योम यकजहती कश्मीर के नाम से, आपने देखा होगा, एक इस तरह का एक ड्रामेटिक किस्म के इवेंट्स भी होते हैं, जो कॉन्सर्ट किस्म की जो तंजीमें होती हैं वो करवाती हैं। स्कूल से बच्चों को निकाला जाता है, सरकारी टीचरों को निकाला जाता है, या फिर कुछ इस तरह की जो मजहबी ऑर्गेनाइजेशन है उनको निकाला जाता है। तो वो इन दिनों को काउंटर करने के लिए वो दिन भी बनाया जाता है। यानी कि उसामा, ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये जो इवेंट चल रहा है, एंटी इंडिया इवेंट हो गया फिर इस हिसाब से, जिस हिसाब से कह रहे हैं? जी, ये जो 11 फरवरी का इवेंट होता है, ये ना सिर्फ एंटी इंडिया होता है, ये एंटी इंडिया, एंटी पाकिस्तान और प्रो इंडिपेंडेंट मूवमेंट के हक में होता है। ये किसी भी एक कुव्वत के हक में नहीं होता, ये किसी भी कुव्वत के हक में नहीं होता, ये सबके खिलाफ होता है। कि जो हमारे ऊपर जितने भी ऑपरेसर्स हैं, हम उन सबको ऑपरेसर्स डिक्लेयर करते हैं और कहते हैं कि कश्मीर कश्मीर के रहने वालों का है, और इस पे जो पहला हक है वो यहाँ यहीं के लोगों का है। और जो इनको हक दे देना चाहिए दोनों रियासतों को, बल्कि जो पूरी आलमी बरादरी है उसको इस मसले को हिंदुस्तान और पाकिस्तान और चीन से निकल के देखना चाहिए कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर कश्मीरी हैं। तो सबसे पहले जो उनका हक है वो आज़ादी का हक है। तो आज़ादी, किसी कोई भी ऐसी आज़ादी हमने नहीं देखी कि वो एक रियासत के साथ इलाहाक हो या दूसरी रियासत के साथ इलाहाक हो। आज़ादी आज़ादी होती है। इरफान, आप इन इवेंट्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? उसामा भाई की भी आपने बात सुनी होगी, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो एक नज़रिया है एंटी इंडिया के जो बारे में, जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं इस टाइम, तो आप क्या समझते हैं कि ये प्रोटेस्ट सही है? और जो एक शहादत मानी जा रही है मकबूल की, मतलब यौम मकबूल एक इवेंट मतलब मनाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल, देखिए आज मैंने एक वीडियो देखा, खासतौर पर एक गाड़ी चल रही है और वो अकेले में वहां पे योम मकबूल मना रही है। जब मैं घर से निकलता हूँ कम से कम 4-5 गाड़ियां तो हमारे साथ भी होती है। जब हम दोस्त 4-5 कहीं पे खाने के लिए निकलते हैं तो कम से कम गाड़ियां 4-5 होती है। तो जिस तरीके से योम मकबूल मनाया गया वो तो हमने देखा, तो कितना बड़ा इवेंट था। और दूसरी चीज, हमें पता भी नहीं है योम मकबूल होता क्या है। और सबसे बड़ी चीज भाई को कहना चाहता हूँ कि शहीद का मतलब क्या होता है। हम एक टेरर सिंपैथाइजर को, एक टेररिस्ट को शहीद का दर्जा बिल्कुल भी नहीं दे सकते। आपको पता ही होगा 1989 में मकबूल भट्ट ने कश्मीर में वेपन लाया, जो यहाँ पे लाखों नौजवानों का, मैं कह सकता हूँ, एक कातिल है, जिसने लाखों लोगों को यहाँ जो नौजवानों को कब्र दिखाई, कब्र का रास्ता दिखाया। उनमें यासिन मलिक, मकबूल भट्ट और भी बाकी क्या बोलते हैं उसको, इशफाक मजीद और भी बाकी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कश्मीरी नौजवानों को कब्र का रास्ता दिखाया। आप उनको एज अ फ्रीडम फाइटर डिक्लेयर कर रहे हो। खासतौर पर हाँ, भाई अभी कह रहा था कि आजादी की जरूरत बिल्कुल है, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में आजादी की जरूरत है, क्योंकि वो अभी भी खस्ता हाल में है, वहां पे जरूरी आजादी चाहिए। लेकिन कश्मीर देखिए, अब कश्मीर के हवाले से कश्मीर अभी कितना ज्यादा डेवलप हो रहा है। कश्मीर के डेवलपमेंट की बात की जाए, फिर पाकिस्तान के डेवलपमेंट की भी बात की जाए,
जमीन और आसमान का फर्क नजर आता है। और भाई अभी 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 बोल रहे थे कोई शहादत डे, ये डे वो डे, ये घर के चार क्या बोलते हैं इसको, चार दीवारों के अंदर ये इवेंट सेलिब्रेट करके सोशल मीडिया पे चढ़ा करके हम इसको कोई डे नहीं मान सकते। और आपको पता ही होगा इनका काम एक ही रहता है, वो रहता है प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया और जम्मू कश्मीर। इनका हमेशा से काम यही रहा है। और इनका अगर मुझे लगता है अगर ये सारा ये बजट अपने पाकिस्तान में लगाते थे, वहां की डेवलपमेंट में लगाते थे खास तौर पर, तो शायद पाकिस्तान अभी कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी हिसाब से किसी ना किसी लिस्ट में होता। लेकिन ब्लैक लिस्ट के अलावा पाकिस्तान मुझे कहीं और नजर नहीं आ रहा। बाकी मेरा कहना इतना ही है कि इन सारे प्रोपेगेंडा से करने से बेहतर था अभी आटा जो खत्म हुआ है पाकिस्तान में, इन सारी पैसों से आटा खरीद लो, अपनी फूड क्राइसिस को खत्म करो वहां पे। और मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज जो अभी करने की है वो करनी थी, ना कि ये IT सेल चलाने की, वहां पे ऐसी प्रोपेगेंडा करने की, बिजली वहां पे के लोगों को फराहम कराने की। कश्मीर में आप देखिए 20 घंटे बिजली रहती है। मुझे नहीं लगता है पूरे पाकिस्तान में 24 घंटे में से 20 घंटे में कश्मीर में लाइट रहती है। मुझे नहीं लगता है कि पूरे पाकिस्तान में मैं आपको कभी किसी भी इलाके में बड़े बड़े जो आपके इलाके होंगे, जो आपके इलाके होंगे, वहां पर भी 20 घंटे की बिजली नहीं होगी। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो G20 समिट है यहाँ पे होने वाला है कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर के हवाले से बात करता हूं कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी ताकतें यहाँ पे आ रही है। कश्मीर में इतना बड़ा इवेंट होस्ट करने, इंडिया इतना बड़ा होस्ट कश्मीर में करने जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में कौन सी डेवलपमेंट है मुझे बताइए। मैं खासतौर पर मैं आज सुबह ही कुछ वीडियोस देख रहा था, तो उसमें वो लोग कह रहे थे कि हमें ना ही कोई गर्ज है कश्मीर से, जो खासतौर पर पाकिस्तान की आवाम वो कह रही थी कि हमारे साथ इतनी जुल्म ज्यादती हो रही है, हम यहाँ पे फाके से मर रहे हैं। खासतौर पर पाकिस्तान से हमारी यही गुजारिश रहेगी कि जितना आप बजट खर्च करते हो प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया, उससे अच्छा रहेगा कि आप अपने मुल्क की कौमी सतह पर देखिए, आप अपने खासतौर पर जो आपकी कौम में सारी चीजें जरूरत है उन सारी चीजों को यूटिलाइज कीजिए। सबसे बड़ी चीज पार्लियामेंट्री अटैक तो आपको याद होगा जिसमें अफजल गुरु इन्वॉल्व था, और वो ऐसे दहशतगर्दों का दिन आप मनाते हो कि काफी शर्म की बात है। इरफान देखें, उनका तो ये स्टांस है कि वो एक अलग रियासत चाहते हैं, तो वो तो पाकिस्तान के साथ मैं भी चाहता हूं कि मेरे पास 200 करोड़ हो, 300 करोड़ हो। चाहने से क्या होता है? चाहने से होता है आप कुछ भी चाहो। ये ख्याली पुलाव आप कितना भी पकाओ लेकिन होता नहीं थोड़ी है। मैं भी चाहता हूं कि मैं इलॉन मस्क की जगह आ जाऊं। मैं भी चाहता हूं कि मैं ट्विटर को क्या बोलते हैं उसको टेक ओवर करो। मैं भी चाहता हूं कि मैं मार्क ज़करबर्ग के साथ खड़ा रहूं। लेकिन ये ख्याली चीजें हैं, इनको ख्याली रहना दिया जाए। इनको जो आप तरतीली है, इन तरतील में इनको ना देखे, आप इनको रियलिटी में ना देखे। एक वो ड्रामेटिक चीजें आप काम में कर सकते हो, जो आपके ख्यालात है उनकी डॉक्यूमेंट्री बना करके, मूवी बना करके लोगों को आप तसल्ला दीजिए। बस उससे आपकी कौमी हालात भी बनेगी और पैसे भी आप लोग कमाओगे। बाकी मुझे नहीं लगता उसके अलावा कोई भी चीज करने के लायक है। उसामा साहब ये बताइएगा कि ये इरफान साहब कह रहे हैं कि ड्रामेटिक है, इतना बड़े इवेंट्स चल रहे हैं आजाद कश्मीर में, और एक गाड़ी टोटल एक गाड़ी अगर हमें ही कहा होता हम 2-4 गाड़ियां बेच देते। अगर आप कहोगे तो मैं वीडियो भी दिखा दूंगा। टोटल एक गाड़ी है भाई साहब, एक गाड़ी वो ऐलान कर रही है कल कुछ योम में कुछ पता नहीं कौन सा योम में आप डे मनाते हो, वो तो आपका तो काम ही वहां ये सारा है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि इन सारे कामों के अलावा अगर आप वहां पे रोजगार के वसाइल ढूंढते, वो सबसे बढ़िया चीज थी वहां पे। उसामा साहब आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये कुछ नहीं कहेंगे, इन्होंने खुद वीडियो देखा होगा, ये इस बात पे एग्री कर रहे होगे। आप दूसरा सवाल कीजिए मैडम। अच्छा इरफान भी, अब ये है कि हमने जो पहले भी प्रोग्राम किए सारे, वहाँ उस पार से दोस्त आए, हम मुख्तलिफ नजरियात रखने वाले थे, लेकिन हमने बड़े तहम्मुल से की बात सुनी। अब नहीं मेरा एक चीज देखिए लोग आते, हर एक इंसान का अपना वे होता है, वे ऑफ टॉकिंग होता है, हर एक इंसान का अपना वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है। तो मैं ऐसा ही एग्रेसिव हूं, मैं माफी चाहता हूं, मैं खुद को आपके लिए बदल नहीं सकता। थैंक यू। नहीं लेकिन मेरी बात तो सुनिए। बिल्कुल आप नहीं, लेकिन दहशतगर्दाना बातें आप ना कीजिए, टेररिज्म को प्रमोट मत कीजिए। उसके अलावा जो भी आपको कहना है मैं यहाँ पे हाजिर हूं। मैं पूरा रात भर आपसे बात करूंगा, सिर्फ एक कंडीशन पर, आप टेररिज्म को प्रमोट मत कीजिए। यहाँ पे हमने काफी जाने खोई, इसके बाद में हम यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते जी। अच्छा, पहली बात ये कि यौम मकबूल कल 11 फरवरी को मनाया जाएगा, जो आज वो तो आप मनाओगे ना, वो एक गाड़ी, और वो तो आप मनाओगे वहां पे, यहाँ पे तो नहीं मनाएंगे।
वो आप मनाओगे वहां पे एक गाड़ी लेकर के और 2-4 बंदे मिल करके, वो तो आप मनाओगे वहां पे, यहाँ पे नहीं मनाएंगे। आप बताइए कि आप वहां पे मनाएंगे। नहीं, पूरी दुनिया में मनाया जाएगा इरफान भाई, नहीं आपको मैं नहीं थोड़ा सा करेक्ट कर लूं कि नहीं नहीं, वो पूरी दुनिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपके यहाँ से जो वीडियो आया है वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। एक गाड़ी है जिसमें 2 बंदे बैठे हैं, 500 रुपया पर डे, 500 रुपया पर डे। अनाउंसमेंट के लिए एक ही गाड़ी मेरे ख्याल से एक सिटी के अंदर बहुत होती है, हर सिटी के अंदर हर तंजीम की एक गाड़ी चल रही है अनाउंसमेंट के लिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर हम दोस्त भी, मैं कह रहा हूँ मैं अगर अपने दोस्तों के साथ लंच या डिनर पे जाता हूँ, कम से कम 3-4 गाड़ियां हमारे साथ भी होती है। आप तो पूरे पाकिस्तान में रुको, ये वाला वीडियो है ना, एक गाड़ी दिख रहा है, गलत तो मैं नहीं कह रहा हूँ ना? नहीं, मैं गलत तो नहीं, आप पहले कहिए, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? नहीं, दूसरी गाड़ी थी, नहीं 2 गाड़ियां है, 2 गाड़ियां है। इस तरह मैं बीजेपी की एक गाड़ी निकाल के आपको कोई वीडियो दिखा दूं कि एक गाड़ी अनाउंसमेंट कर रही है। जब बीजेपी में देखिए आप, जब जिस टाइम आपके साथ लाइन में बीजेपी का कोई स्पोक्स पर्सन होगा ना, उस टाइम आप उसके साथ डिस्कस लेंगे। मैं एज एन सोशल एक्टिविस्ट, मैं नौजवानों की रहनुमाई के लिए यहाँ पे आया हूँ, खास तौर पर वो मैसेज देने के लिए। बीजेपी नहीं कही, जब आपकी इस डिबेट में बीजेपी का कोई रहनुमा होगा, ये सवाल आप उनसे कीजिएगा। मैंने आपकी बात सुनी, आप बात सुनना चाह रहे हैं। आप पहले उनकी बात होने दीजिएगा। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि मकबूल भट्ट शहीद ने 1999 में 1989 में कश्मीर में गन कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया, जबकि मकबूल भट्ट साहब को आप एग्री करते हो ना, उस चीज से आप एग्री करते हो? सर, मकबूल भट्ट को 1984 में फांसी हो चुकी थी, 1989 में उनकी रूह गन कल्चर प्रमोट कर रही थी वहां पे। JKLF की बात कर रहा हूँ, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, JKLF की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब उनकी, और जिस ऑर्गेनाइजेशन की उन्होंने बुनियाद रखी, वो जिस ऑर्गेनाइजेशन की उन्होंने बुनियाद रखी, दहशतगर्दाना ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी, उन्होंने यहाँ पे गन कल्चर किया, जिसके रहनुमा आपके मकबूल साहब थे। मकबूल भट्ट शहीद की ऑर्गेनाइजेशन मुत्तहदा महाज राय शुमारी थी। आपको थोड़ा तारीख में जाके देखने की जरूरत है। आपको तारीख तो आप लोगों ने कश्मीर की खराब की, अब तारीख क्या देखेंगे? हम भाई साहब, हम तारीख क्या देखेंगे? आपने तो यहाँ का पूरा सिस्टम ही खराब कर दिया, आप लोगों की वजह से पूरा कश्मीर खराब होगा, हम तारीख क्या देखेंगे? अगर आपने हमारा लास्ट इंटरव्यू सुना हो तो उसमें हमने कहा कि 1989 के बाद जो मूवमेंट चली। तो मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि JKLF को क्यों, JKLF कैसे हिजबुल मुजाहिदीन बनी? मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपने हमारा पिछला मेरे ख्याल से प्रोग्राम नहीं देखा। बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं देखा। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे काम होते हैं। मैं बस अपनी बात रखने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे इन सारी चीजों में टाइम नहीं मिलता। मेरा अपना एक सेटअप है भाई साहब, मैं फिर बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ। इरफान साहब, काइंडली उनको भी बोलने का मौका दीजिए। जी बताइए। हिजबुल मुजाहिदीन से पहले JKLF के बाद जमात इस्लामी लॉन्च की गई। जब एट द एंड ऑफ द डे आप जितना भी बताएंगे, एट द एंड ऑफ द डे ये खत्म होगा टेररिज्म से ही। मतलब जो भी आप कहोगे, पहले इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, फिर आप तबलीग करते थे, फिर वो कर, एट द एंड ऑफ द डे आप इसको टेररिज्म में कन्वर्ट करोगे। मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक ही बात आपको स्टार्ट में भी बोला कि जहां पे भी पीस की बात होगी, आप एंडोर्स मत कीजिए टेररिज्म। आप भगत सिंह को भी टेररिस्ट कहेंगे? आप भगत सिंह को भी टेररिस्ट कहेंगे? नहीं, मैं क्यों कहूंगा? भगत सिंह ने भी वेपन उठाया ऑपरेसर्स के खिलाफ। मैं आपका इस पर जवाब चाहता हूँ, उस साइड बैठे ना, तो आप बात करें। वापस बताइए। भगत सिंह को आप टेररिस्ट कहेंगे? भगत सिंह ने जो थोड़ी मजहब के लिए लड़ते थे, वो थोड़ी मजहब के लिए, वो थोड़ी हिंदू मुस्लिम करते थे। वो JKLF एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन थी सर। बिल्कुल भी नहीं। उसमें कौन सा कश्मीरी पंडित था सर? कश्मीरी पंडित उसको किसने मारा? कितनी खून रेजी की कश्मीरी पंडित से? कितनी खून रेजी की? कितनी खून रेजी हुई? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मतलब आपने माना फिलहाल कि उन्होंने JKLF ने कश्मीरी पंडित्स को मारा। बिल्कुल। जो कश्मीरी पंडित्स के साथ हुआ है वो एक बिल्कुल एक ज्यादती हुई है और एक गलत काम हुआ, जिसकी वजह से ही ये जो तहरीक है नाकाम हुई। अगर ये मजहबी नुमाइंदगियां अपने साथ रखती, अगर ये तमाम मजाहिब को अपने साथ लेके चलती, तो ये तहरीक नाकाम कभी ना होती। जो चीजें गलत हुई हैं वो बिल्कुल गलत हैं, और जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड जो चीजें यहाँ से चलाई गई 1989 के बाद, वो बिल्कुल पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड थी और उसी वजह से वो चीजें नहीं चल सकी। लेकिन आप अगर कहें कि गन उठाना, ये हर जगह हुआ है। जब अंग्रेज यहाँ से जा रहे थे तो एक साइड पे गांधी साहब अलग से एक जंग लड़ रहे थे, एक साइड पे भगत सिंह अलग से गन उठा के उनके खिलाफ लड़ रहे थे। अब भगत सिंह को गांधी जी का नॉन वायलेंस मूवमेंट की था, फिर भी
लेकिन देखिए आप गांधी जी क्या बोलते हैं उसको, जवाहरलाल नेहरू, वो सारी चीजें आप अगर डिस्कस करने बैठेंगे तो हमारा जो मेन टॉपिक है, हम अपने मेन टॉपिक से डाइवर्ट हो गए। मेरे कहने का मकसद इतना है कि वो जो सारी चीजें थी उसमें हर एक रिलीजन का बंदा था, हर एक नॉन सेक्युलर था, और ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बन गई जिसकी वजह से कश्मीरी पंडित इसको मार दिया गया। और इन सारी चीजों को जानने के बाद आपको ये सारी चीजें कंडेम करनी चाहिए। नहीं, हमने तो पंडित के साथ जो हुआ उसको हम कंडेम करते हैं। मैं आपको आप मुझे एक साइड से ले रहे हैं कि शायद मैं यहाँ पे पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन बैठा हूँ, आपने पिछले इंटरव्यू नहीं देखे। हम एक अलग सोच को रिप्रेजेंट करते हैं, हम एक इंडिपेंडेंट कश्मीर की सोच को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अंदर तारीख के अंदर जो गलतियां हुई, जिससे भी हुई, बेशक वो हमारे नजरियाती लोगों से हुई या वो मुख्तलिफ तरह से हुई। आप हिंदुस्तान ने कश्मीर के अंदर क्या किया, आप ये भी इसको भी कभी भी ये नहीं हटा सकते कि जम्मू के अंदर भी तो मैस्कर हुआ मुसलमानों का, आप उसको भी तो कंडेम करेंगे ना। जम्मू के अंदर मैस्कर हुआ मुसलमानों का, आप उसको भी कंडेम करें। जहाँ पे दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हुई वो तो मैं तो वो ऑन कैमरा कंडेम करता हूँ। जहां पे भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हुई वो तो हम ऑन कैमरा कंडेम करते हैं। वो तो मैंने आपको डिबेट की स्टार्टिंग में ही बताया। जब मकबूल भट्ट शहीद का जब टाइम था, वो 1969 में गंगा हाईजैक हो, चाहे उसके अलावा जो चीजें, उन सब का एक मोटिव था। उनका मोटिव था, उनने किसी आम शहरी को नहीं मारा, उनका मोटिव यही था। नहीं, आपके मकबूल भट्ट के साथ हाशिम कुरैशी नामी शख्स भी था, वो आजकल कहाँ है? जिनका शायद वो दीवानों पे क्या गुजरी जाए, शायद वो किताब एक है, शायद मैंने भी किसी जमाने में पढ़ी थी, ये वाली किताब है शायद, इसमें हाशिम कुरैशी भी काफी जिक्र है। वो कहाँ है आजकल? आपके मकबूल भट्ट के काफी खास थे। हाशिम कुरैशी श्रीनगर में अभी भी उनको पेशियां भुगतनी पड़ रही हैं। अभी भी वो दिल्ली पेशियां भुगतने जाते हैं। हाशिम कुरैशी के साथ मैं जाती कांटेक्ट में हूँ। आपका कभी उनसे कांटेक्ट होगा, आप उनसे पूछिएगा कि उनकी ये तहरीक किस तरह चली थी। नहीं, वो तो Z+ सिक्योरिटी के अंडर है। आप क्या बता रहे हैं? हाशिम कुरैशी 19 साल का नौजवान थे, अशरफ कुरैशी 16 साल की उम्र के नौजवान थे। वो तो Z+ सिक्योरिटी के अंडर है शायद। और उनका बेटा कहाँ है? आप तो बड़े बड़े लीडरों की बात करते हो, उनका बेटा कहाँ है? हाशिम कुरैशी खुद कहाँ है? हाशिम कुरैशी श्रीनगर में, जुनैद कुरैशी जुनैद कुरैशी और अशरफ कुरैशी का मैं नहीं कह सकता। हाँ, आपकी आवाज कट रही है उस्मान साहब। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं जुनैद और अबरार का कुछ नहीं कह सकता कि वो कहाँ पे इस टाइम कहाँ मौजूद हैं, लेकिन हाशिम कुरैशी की बात करें तो मैंने आपको बताया कि वो जो गंगा हाईजैक में जो चीजें हुई, उनका सिर्फ एक नैरेटिव था। उनको इंडिया ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद की, क्योंकि इनका फायदा हुआ कि बांग्लादेश को आपने वहां से अलग करवा दिया, क्योंकि इंटरेस्ट था इंडिया का इसके अंदर। लेकिन जो यहाँ आप अगर हाशिम कुरैशी के बच्चों की बात करते हैं कि उनमें से जो जुनैद है, शायद आपका दोस्त है, वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको यही बात कर रहा हूँ कि जो आपके लीडर से, वो जिनको आप अपना लीडर कहते हो, वो कहते हो, ये कहते हो, उनकी जिसको आप अभी भी कह रहे हो उनको तारीखें देनी पड़ती है, उनके पास, उन साहिब के पास Z+ सिक्योरिटी है। पॉइंट नंबर 2, जिस उनके बच्चों की आप बात करें तो वो अभी पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। आगे बढ़िए। अच्छा, तो अबरार क्या कर रहे हैं? वो तो इंडिपेंडेंट कश्मीर की मूवमेंट चला रहे हैं। चलिए, मुझे जितना बताना था उतना तो मैंने आपको बोल दिया। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी उतनी तो मैंने आपके साथ शेयर की। बाकी आपके पास इंफॉर्मेशन, बाकी पूरा तो अल्लाह ही जानता है। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी उतनी तो मैंने आपको दे दी। देखिए, हर कश्मीरी को ये हक हासिल है कि कोई प्रो इंडियन अगर होना चाहता है या प्रो पाकिस्तान होना चाहता है या प्रो इंडिपेंडेंट होना चाहता है। नहीं, एंटी नेशन तो थोड़ी हो सकता है। ये तो हमारे क्या बोलते हैं इसको, ना ही हमारे फंडामेंटल राइट्स में और ना ही किसी, ये तो हमारे कवानीन में है ही नहीं। मगर यहाँ ये पाकिस्तान में शायद हो सकता है, शायद यहाँ पे तो नहीं है, इंडिया में तो नहीं है। बिल्कुल, इंडिया के अंदर नहीं है कि प्रो इंडिपेंडेंट मूवमेंट की बात कर सको। आप मानो फिर दहशतगर्दाना तंजीमों के हम रहनुमा थोड़ी है। हम दहशतगर्दाना चीजों को यहाँ प्रमोट नहीं। पाकिस्तान ने काफी कोशिश की, बिल्कुल नहीं हो सकेगी, क्योंकि अफगान भाई ने जिस स्टार्ट लिया है वो इसी तरह का है कि हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे। और नहीं, थोड़ी तो मैं तो आराम से बात से मैं बस आपको वहां पे टोक रहा हूँ कि जहां पे आप एक टॉपिक को गलत डायरेक्शन में लेने की कोशिश कर रहे हो। बस बाकी आपकी जो हक बात होगी, आपकी जो हक बात होगी हम थोड़ी उसको टालेंगे।
देखें, ची गुवेरा को आप पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन का आइकन मानते हैं, ची गुवेरा ने वेपन नहीं उठाया था। क्यूबा को आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल गई थी। जो नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स होती हैं उनके अंदर वेपन भी उठाया जाता है, लेकिन जो जहाँ पे आम सिविलियंस का नुकसान हुआ है, सिविलियंस की जानें गई हैं और किसी एजेंसी की इमा पे गई हैं, वो नेशनल लिबरेशन मूवमेंट नहीं थी। उसको हम डिनाई करते हैं कि जो पाकिस्तानी एजेंसीज की बिना पे हुआ वो नेशनल लिबरेशन मूवमेंट नहीं थी, वो एक प्रॉक्सी वॉर थी, उसको हम डिनाई करते हैं। लेकिन अगर कश्मीरी अपने हक के लिए वेपन उठा रहा है तो वो उसको बिल्कुल हक हासिल है कि वो वेपन उठाए, क्योंकि उसके ऊपर कश्मीर ऑपरेशन है, उसके कश्मीरी उसके ऊपर उधर कश्मीरी वेपन हिंदुस्तान है, उठाए, इधर पाकिस्तान है। कश्मीरी वेपन उठाए, कश्मीरी वेपन उठाए। जी, क्या क्या आपने कभी कुछ कहा कि कश्मीरी वेपन आप उठाए? मुझे ना आपकी बातें कभी कभी कट रही है, तो ये नहीं, प्लीज आप रिपीट करें। मैं ये नहीं कह रहा कि कश्मीरी वेपन उठाए, लेकिन मैंने कहा अगर कश्मीरी वेपन उठाता है अपनी नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए और किसी की प्रॉक्सी नहीं बनता, किसी स्टेट की प्रॉक्सी नहीं बनता, तो उसको ये राइट हासिल है, उसको ये राइट हासिल है। आप जो हम अभी नॉन वायलेंस को ही प्रमोट कर रहे हैं, हम वायलेंस को प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर कश्मीरियों ने किसी दौर में अपनी आजादी के लिए वेपन उठाया है, अपनी आजादी के लिए वेपन उठाया है, वो उनका राइट था। प्रॉक्सी वॉर के लिए वहां के बच्चों को मरवाया है किसी और एजेंसी के इमा पे, उनके नेशनल इंटरेस्ट के लिए, तो वो गलत है। जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम जो है बड़े डिस्कवरी हुई है, वहां पर क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, इस वाले से आप देख सकते हैं कि कश्मीर में जिस तरीके से लिथियम पाया गया, तो काफी बड़ी मिकदार में, एग्जैक्ट क्वांटिटी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन काफी बड़ी मिकदार में पाया गया, जिसमें ओवरऑल काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो सकती है। मेरे पास कुछ आर्टिकल्स भी थे इस रिलेटेड के 5.9 मिलियन टन अप्रोक्सीमेटली लिथियम पाया गया है वहां पे, जिसमें कि कश्मीर एक बड़ी रिसोर्सफुल जगह है, जिसके हवाले से मैं बात करूं तो ये सारी चीजें जो यूज होगी अब खासतौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए, बैटरीज के लिए, तो यहाँ पर एक बड़ा सा एक इकोनॉमिकल सेक्टर भी बन गया है ये, जिन जिन जगहों पे ये पाया गया है। तो डेवलपमेंट की बात की जाए तो इस हवाले से ये जो लिथियम है, इसको जहां पर डिस्कवर किया गया है, वहां खासतौर पर वहां के लोगों के लिए एक बड़ा रोजगार का वो जरिया हासिल हुआ है, और खासतौर पर जम्मू कश्मीर पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि एक तो रोजगार के वसाइल पैदा हो गए, और जिस हिसाब से लिथियम और बाकी सारी चीजें, ये सिर्फ लिथियम ही नहीं है, इससे पहले भी कुछ और चीजें यहाँ पे पाई गई थी, जिस हवाले से रोजगार के हवाले से रोजगार यहाँ पे बढ़ रहे हैं और बाकी सारी चीजें बढ़ रही है, जो जम्मू कश्मीर के पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा खुशी की बात है। इससे पहले भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में गोल्ड भी मिला था, जो कि वो मतलब हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक मुझे लगता है कि दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की के लिए एक अहम हिस्सा है। उसामा, आपको पता है जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में एक बड़ी मिकदार में जो है लिथियम मिला है और ये जैकपॉट है इंडिया के लिए। क्या कहना चाहेंगे कि हम जहाँ पर डेवलपमेंट की बात होती है तो वहाँ पर डेवलपमेंट पे तवज्जो नहीं दे रहे, बल्कि इन इवेंट्स पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ऑब्वियसली जब ये इवेंट्स करवाए जाते हैं तो एक बहुत बड़ी मिकदार में मतलब पैसे लगते हैं और इन पैसों के बगैर तो ये इवेंट्स नहीं करवाए जाते। तो हम डेवलपमेंट की तरफ कहाँ पे तवज्जो दे रहे हैं, और जबकि हम अपने पड़ोसी मुल्क कश्मीर की बात कर लें या उधर भारत में कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लें, वहां पर मतलब कसीर मिकदार में हमें लिथियम की मतलब मिलता है। तो आप क्या समझते हैं, क्या कहेंगे आप इस पूरे डेवलपमेंट को देखते हुए? देखिए, सबसे पहले ये कहूंगा कि ये जो इवेंट्स हैं इसमें कोई भी गवर्नमेंट का एड नहीं मिल रहा, ये लोग खुद करवा रहे हैं। जहां तक गवर्नमेंट की बात है तो वाकई गवर्नमेंट की नाअहली है। यहाँ पे भी, इस साइड पे भी रूबी मिल रहा है, इस साइड पे भी जो सफायर है, जो ब्लू सफायर है वो मिल रहा है, जो मशहूर है कश्मीरी ब्लू सफायर पूरी दुनिया के अंदर। और भी यहाँ पे बहुत सारे मादनियात हैं जो यहाँ पे निकाले जा सकते हैं, लेकिन वो उसको ये किया जा रहा है कि पूरे पूरे पहाड़ लीज पे दिए जा रहे हैं। एक पूरा पहाड़ 4-4 करोड़ में, 3-3 करोड़ में लीज पे दिया जा रहा है, और उसके बाद वो वहां से उस लीज को तकसीम करते हैं। और यहाँ से जो बाहर की बैरून मुल्क कंपनीज हैं और जो स्मगलिंग हो रही है इन सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज की, वो यहाँ पे बहुत आम है। तो बुनियादी तौर पे जो यहाँ के वसाइल हैं उनको लूटा जा रहा है। चाहे वो हमें अब इस चीज पे हम के जो जो यहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं उनकी अगर बात की जाए तो उसके अंदर
यहाँ के मुख्तलिफ मतलब तबकात शामिल हैं। यहाँ के जो बिजनेस सर्कल्स हैं उनके अंदर भी जो बड़े लोग हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अब पूरी पूरी जगहों पे वहाँ पे वो सिक्योरिटी के नाम पे ज़ाहिर आर्मी का वहाँ पे कंट्रोल है, तो वहाँ पे पब्लिक की इतनी बड़ी जो है ना अप्रोच भी नहीं है कि पब्लिक वहाँ पे जा सके। वहाँ पे नेटवर्क का भी इशू है और वो बहुत सारे बैकवर्ड एरियाज हैं, लेकिन वहां से बहुत सारे कुदरती ज़खायर निकाले जा रहे हैं। और ना गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो इनको टेक ओवर करे और वो इनको पहले कश्मीरी अवाम के ऊपर इस्तेमाल करे, और उसके बाद यहाँ से जो अपना जो यहाँ से इनसे रिजर्व इन रिजर्व से जो भी फाइनेंस जनरेट हो रहा है वो यहाँ के लोगों पे लगवाए। अब नीलम इतना बैकवर्ड एरिया है, वहां से रूबी निकल रहा है, अगर वहां से सफायर निकल रहा है तो वो वहां के लोगों के ऊपर खर्च होना चाहिए, ना कि वो स्मगल होकर दुनिया की ब्लैक मार्केट में पहुंचना चाहिए। तो बुनियादी तौर पे जो रिसोर्सेज हैं, अगर वहां से लिथियम निकला है, बेसिकली कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब खाली वाटर के हवाले से देखें तो तिब्बत दुनिया का दूसरा बड़ा जो है ना यहाँ पे वाटर रिसोर्स है, और अभी जो है 2030 में वाटर सिक्योरिटी दुनिया का सबसे बड़ा इशू होगा, साफ पीने का पानी। तो कश्मीर नेचुरल रिसोर्सेज से इसकी भरमार है, लेकिन उनका यूज किस तरह किया जाता है तो इस पे बात है। अभी चलें बहुत दूर की बात नहीं करेंगे, मैं एकदम से ये नहीं कहूंगा कि हमें आज़ादी दे दें तो हम अपने रिसोर्सेज को खुद इस्तेमाल करें, लेकिन अगर वहां से लिथियम निकला है तो जो उसके अंदर से ये होना चाहिए कि कश्मीरी आवाम की डेवलपमेंट पे भी बहुत ज़्यादा एक अमाउंट खर्च होनी चाहिए, और कश्मीरी जो गवर्नमेंट है उसके साथ चीज़ें तय होनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले ये किया जाए कि कश्मीर की स्टेटहुड को बहाल करते हुए वहाँ पे इलेक्शंस करवाए जाएं और वहाँ के नुमाइंदों को आगे आने दिया जाए, जिस तरह राहुल गांधी ने भी बहुत दफा इस चीज का वादा किया है कि अगर वो आते हैं तो वो स्टेटहुड को बहाल करेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर वो स्टेटहुड को बहाल करते हैं तो एक पॉजिटिव इकदाम होगा हिंदुस्तान की तरफ से। तो हमने देखा कि लास्ट कुछ इयर्स पहले, मतलब अभी हम देखते हैं पास्ट के 3 साल पहले, इसमें जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई है यूए की जानिब से, और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में पिछले 3 सालों में क्या डेवलपमेंट्स की गई अहम? और आपने बजट का भी सुना होगा कि इंडिया में बजट फाइनलाइज हुआ और उन्होंने कश्मीर में 35,000 समथिंग करोड़ का जो है बजट भी अलॉट किया सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के लिए। और क्या समझते हैं कि वो बजट इतना ज्यादा वहां पर कश्मीर के लिए सिर्फ अलॉट करवाया जा रहा है और डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स वहां पर आ रहे हैं? क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी रिबा, आपका मुझसे क्वेश्चन है ये? जी सर। अच्छा रिबा, ये है कि अगर इकोनॉमिकली आप देखा जाए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मईशत है, हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है, और हिंदुस्तान जिस तरह से तरक्की कर रहा है बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर, पाकिस्तान का कोई भी मुकाबला नहीं है उसका, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का। इसी तरह जो कश्मीर के अंदर बजट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एहतजाज आप आए रोज आप एहतजाज देखेंगे, ना सिर्फ इस जो ये खित्ता है जिसको हम पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहते हैं इसके अंदर, बल्कि जो पाकिस्तान की जो अपनी आईनी हदूद है, जो अपने आईनी इलाके हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि लोगों का क्या हाल है, वहां पे कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो इसके मुकाबले में आप जो ये जो खित्ता है ये है भी 4,000 मुरब्बा मील का खित्ता है, और दूसरी तरफ आप हिंदुस्तान के पास जो कश्मीर का खित्ता देख लें वो काफी है, वो 50,000 मुरब्बा मील से जायद का खित्ता है। तो एक एरिया का भी बहुत बड़ा फर्क है कि ये एक बहुत छोटा खित्ता है और हिंदुस्तान के पास एक बहुत बड़ा खित्ता है, लेकिन इस छोटे से खित्ते में भी डेवलपमेंट ना होना इस बात का वाकई सबूत है। हम इस पे बात बात कह देते हैं कि हमारे साथ यकजहतियां की जाती हैं पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन इस छोटे से खित्ते के अंदर भी बुनियादी सहूलियात से भी लोग महरूम हैं, उन बुनियादी सहूलियात को भी लोग तरस रहे हैं। तो अगर आपको यकजहती करनी है तो आपको यहाँ के वसाइल पे यहाँ के लोगों को कंट्रोल देना होगा, और ये यहाँ पे करप्ट किस्म की जो गवर्नेंस है, जो गवर्नेंस सिस्टम के अंदर भी पाकिस्तान हिंदुस्तान से बहुत पीछे है। तो जिन चीजों में ये लोग बहुत पीछे हैं, हिंदुस्तान अभी इनसे बहुत आगे जा चुका है, और हिंदुस्तान वहां पे कश्मीर में इन्वेस्टमेंट्स ला रहा है क्योंकि हिंदुस्तान को अब जरूरत है इन्वेस्टमेंट लाने की। लेकिन अब किस बुनियाद पे वो इन्वेस्टमेंट्स लाई जा रही हैं इस पे ये चीजें तय होने की बात है। जिस तरह पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की थी कि इन्वेस्टमेंट्स लाना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट देना, या कश्मीरियों के जो कौमी सवाल है या जो कश्मीरियों का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करना, ये बहुत दो डिफरेंट तरह की चीजें। कुछ लोग रैशनैलिटी की बेस पे शायद ये चीज मान भी लें कि अगर हिंदुस्तान हमें इतना दे रहा है तो हम इसके साथ शामिल हो जाते हैं या हिंदुस्तान के साथ हम खुश रहेंगे, लेकिन मसला वहीं का वहीं है। अगर आपने सिक्योरिटी नहीं दी लोगों को, अगर आपने लोगों के बुनियादी सवाल को हल नहीं किया, अगर आपने बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट को हल नहीं किया तो चीजें ऐसी रहेंगी, फिर इन्वेस्टमेंट्स का फायदा नहीं होगा। और जहां तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कंपैरिजन की बात है, पाकिस्तान कभी भी इकोनॉमिकली वो चीजें कश्मीर को नहीं दे सकता जो हिंदुस्तान दे रहा है।
सर आप इरफान साहब आप क्या कहना चाहेंगे कि एक बड़ी मिकदार में लिथियम जो है वहां से इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर से डिस्कवर किया गया है, क्या कहेंगे आप? और जो बजट अलॉट किया गया है इंडिया की जानिब से कश्मीर के लिए, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज अगर बजट की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात की जाए तो जिस तरीके से वो जम्मू कश्मीर रियासती जम्मू कश्मीर में बजट की अलॉटमेंट हुई लोगों अभी तक आज मैं सुबह भी देख रहा था और कंटिन्यूसली सोशल मीडिया पे देख रहा था कि कुछ यंग एक्टिविस्ट्स लोगों को अवेयर कर रहे थे बजट के बारे में। बेसिकली बजट के हवाले से बात कर रहे थे, हर एक जिले में, हर एक गांव में जाकर के लोगों को बता रहे थे कि बजट पे क्या है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर के हवाले से एजुकेशन को लेकर के, सेहत को लेकर के उसमें सबसे ज्यादा उस चीज पर जोर दिया है और सबसे ज्यादा जो बजट है उसी चीज को अलॉट किया गया है। तो लोगों को इन सारी चीजों के बारे में करने के लिए काफी ज्यादा एक्टिविस्ट्स अभी आ रहे हैं। वो लगभग 159 नर्सिंग कॉलेजेस और वो कॉलेजेस यहाँ पे बनाने की बात की जा रही है पैन इंडिया में। और बहुत सारी चीजें जो है कश्मीर के हवाले से भी काफी खुशखबरी की बात है कि सेहत को लेकर के और एजुकेशन को लेकर के यहाँ पे लोगों में काफी राहत की जो एक सांस देखने को मिल रही है। काफी जो बैकवर्ड एरियाज थे वहां पे जो सेहत को लेकर के काफी जो इश्यूज थे उन सारी चीजों को रिजॉल्व कर दिया गया है। खासतौर पर और डिजिटल लाइब्रेरीज वगैरह का भी जो कॉन्सेप्ट है उस चीज उन सारी चीजों को भी यूटिलाइज किया जाएगा। और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि आईटी के सेक्टर में भी कश्मीर बहुत ज्यादा ग्रो होने वाला है। खासतौर पर यहाँ टेक्निकल माइंड्स बहुत ज्यादा है, तो उन लोगों के हवाले से भी और 5G के बारे में भी आपने सुना ही होगा कि कश्मीर में भी 5G लॉन्च भी कर दिया गया है, अभी चल भी रहा है अप्रोक्सीमेटली 1.5 GB वन लग 1.5 GBps के स्पीड के साथ। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जम्मू कश्मीर के हवाले से और खासतौर पर यहाँ के अवाम के लिए जो है वो सरकार ने की। और उसी हवाले से जो वो यहाँ के लोग हैं वो मुझे लास्ट ये मेन चीज जो है ये है कि अभी जिस तरीके से पीएम मोदी की लीडरशिप में आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा चेंज आया। तो मुझे लगता है कि पीएम मोदी की जैसे ही उनसे अभी लाइक जो भी कंट्री से उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए कि किस तरीके से अभी पीएम मोदी ने इस तरीके की जो वहां पे स्कीम्स को लाया, इनिशिएट किया, हेल्थ कार्ड हो या फ्री राशन हो। खासतौर पर कश्मीरियों के हवाले से घर घर में फ्री राशन, हेल्थ कार्ड्स बनवाए, फ्री हेल्थ स्कीम्स, 5 लाख तक का इंश्योरेंस और बहुत सारी स्कीम्स है जिनको मैं अभी तक आपको गिनवा भी नहीं सकता। इतनी ज्यादा स्कीम्स है, खासतौर पर जो गरीब आवाम है उनके लिए फ्री एजुकेशन या बाकी जितनी भी चीजें हैं। तो इन सारी चीजों से यही देखने को मिल रहा है कि कि कश्मीर तरक्की कर रहा है। खास और जो जिनके पास घर नहीं थे उनको क्या बोलते हैं उसको, उनके लिए घर बनाए गए। और जो जो जिसको जो कुछ स्कीम का नाम था मैं अभी भूल गया हूँ, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के तहत जिनके पास मकान नहीं था हर एक बंदे को लाइक 2.5 लाख से 3 लाख के लिए के पास रकम दी गई, उन्होंने अपने घर बनाए और ओल्ड एज हाउसेस भी बनाए और बहुत सारी चीजें हैं इस हवाले से। लेकिन खासतौर पर जिस चीज से जम्मू कश्मीर के लोगों का फायदा हो वो उन सारी चीजों के साथ अभी आप देख सकते हो कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर का नाम भी आ रहा है। G20 समिट यहाँ पे होने वाला है। दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी ताकतें यहाँ पे आने वाली है। तो जम्मू कश्मीर का जो नाम है वो पूरी दुनिया में अभी फैल रहा है कि किस तरीके से ये जम्मू कश्मीर तरक्की कर रहा है। तो इसी हवाले से अगर हमने मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ कि अगर हमने दहशतगर्दी को छोड़ करके, प्रोपेगेंडा का छोड़ करके डेवलपमेंट पे फोकस किया होता तो आज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर तरक्की कर रहा है शायद उसी तरीके से पाकिस्तान भी कर रहा होता। तो ये मेरा कहना है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कश्मीर में किस तरीके की डेवलपमेंट हुई, कौन कौन सी नई चीजें, खासतौर पर फार फ्लंग एरियाज हो या बाकी सारी चीजें हो, वो मतलब काफी ज्यादा चीजें ऐसी भी है जिनको अभी मैं गिनवा भी नहीं सकता। लेकिन लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि कश्मीर के हवाले से जितनी भी ज्यादा डेवलपमेंट हुई उसका क्रेडिट एक ही को जाता है, वो पीएम मोदी को जाता है और हमें ऐसी लीडर की भी जरूरत थी। उसामा ये बताइएगा कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही, और आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस का बहुत ज़्यादा इशू है, तो उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं?
और डेवलपमेंट के हवाले से आपको लगता है कि डेवलपमेंट्स के जो प्रोजेक्ट हैं उस पर वर्किंग की जा रही है आज की डेट में? तो सबसे पहली बात कि कश्मीर के अंदर यहाँ पे और पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें क्यों नहीं आ रही। इरफान भाई, हमारे पास अदानी जी नहीं है, पीएम मोदी के पास अदानी जी हैं। और अगर हमारे पास भी एक आध अदानी जी होते तो हमारे भी मसाइल शायद इस तरह से हल हो जाते, हमारे पास भी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही होती। दूसरा, अगर मैं अब थोड़ी सी सीरियस इस नोट पे आके अगर बात करूं तो ये था कि एक बहुत बड़ा डिसबैलेंस शुरू से क्रिएट हुआ था। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान सेपरेट हुए तो बहुत सारे जो चीज़ें थी, बहुत सारे डेबिट से जो पैसे हिंदुस्तान को पाकिस्तान के देने थे, जो कुछ मसाइल शुरू में आए, तो वो भी जब गांधी जी ने कहा कि हमें इनको दे देने चाहिए, तो एक आरएसएस के मेंबर ने उठ के गांधी जी की जो हत्या कर दी। और उसके बाद से ही पाकिस्तान के पास जो शुरू में एक डेफिसिट था, उसको कवर करने के लिए लोन लिया गया यूएस की तरफ से। और वो एक ऐसे लोन ट्रैप में पाकिस्तान अयूब खान के टाइम से फंसा कि वो उससे निकल ही नहीं सका। वो कभी भी उस आईएमएफ ट्रैप से, उस लोन ट्रैप से वापस नहीं निकल सका। और आज भी पाकिस्तान का जो बजट है, उसका जो 50% है वो लोन रीपे करने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो लोन आता है तो उसका खर्चा पब्लिक पे नहीं होता, जिस तरह हमने पिछली दफा भी कहा था। वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में लग जाता है जो 1% सरमायाकारों के पास चले जाती हैं चीजें, और बाकी जो इंटरनेशनल मोनोपोली है उसी की तरफ पैसे रिटर्न हो जाते हैं। तो कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से चीजें नहीं हो सक रही वैसे, जबकि इंडिया के अंदर एटलीस्ट ये हुआ कि एक प्राइवेट जो तबका था उसने काफी तरक्की की है। लैंड रिफॉर्म्स थी, लैंड रिफॉर्म्स की जो बात नेहरू ने की थी वो पाकिस्तान में नहीं हो सका। पाकिस्तान के अंदर 35 फैमिलीज ही हैं 47 के बाद से, जो अभी 50 हुई होंगी, जिनके पास जो चंक ऑफ जो वेल्थ है पूरे नेशन का। लेकिन लैंड रिफॉर्म्स की नेहरू ने, तो उसकी वजह से ये हुआ कि जो जागीरदार थे, जो जमींदार थे, जो हिंदुस्तान की तरफ थे, उनके पास से एक ज्यादा अमाउंट से ज्यादा जमीनें छीन ली गई और वो सब स्टेट को दी गई, वो सरकार को दी गई, और सरकार ने उसके बाद डेवलप भी किया, सब कुछ आगे लेके चला गया। लेकिन जो अंग्रेजों के जो जो पालतू लोग थे, जो अंग्रेजों की बुनियाद पे यहाँ पे कत्लेआम करते थे, जब अंग्रेज यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ के लोगों को घोड़े दौड़ाने के लिए कहा, जो अपने अपने जो उनके गुलाम थे, अपने जो स्लेव्स थे, और जहां जहां तक वो घोड़े दौड़ते गए वो जमीनें उनको मिलती गई। और आज बड़ी बड़ी पाकिस्तान की, अगर मैं शायद नाम ले लूं तो कल मुझे किसी मुकदमे में अंदर कर दिया जाए, ये वो फैमिलीज हैं जो बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं पाकिस्तान की, वो 35-40 फैमिलीज हैं, ये वो फैमिलीज हैं। ये जमीनें इनके पास ऐसे नहीं आई, ये जो गद्दियां हैं जिन पे ये आज तक बैठे हुए हैं, ये ऐसे नहीं आई। ये अंग्रेजों की जो लॉयल्टी इन्होंने की है, जो अंग्रेजों की इन्होंने सर्विस किया, उसके नतीजे में मिली है। और फिर उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया है कि इन्होंने यूएस की हमेशा वहां पे बैठ के तो सिर्फ डीलिंग ही की है। ये रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, ये यूएस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ये आईएमएफ के साथ बस डील करने के लिए बैठे हुए होते हैं। पाकिस्तान 1% लोगों के लिए है, जो पाकिस्तान की सारी वेल्थ है वो पाकिस्तान के 1% लोगों के लिए है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटेड इलाके, हम तो गुलाम दर गुलाम है। हम क्या बात करें कि हमारे पास क्या नहीं आ रहा है, जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके पास क्या आ रहा है, उस पर बात होनी चाहिए। तो अगर क्रिटिसिज्म करना शुरू किया जाए पाकिस्तान के ऊपर तो वो फिर एक डिफरेंट ही लेवल पे आ जाता है रिबाहा, और उसके लिए शायद हमें एक पूरा प्रोग्राम दरकार होगा। बहरहाल पाकिस्तान के हालात हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा खराब है। हिंदुस्तान एक माशी तौर पे एक मजबूत मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। सियासी मामलात पे हम डिफरेंट बातें कर सकते हैं, लेकिन मईशत होने के साथ आप कुछ भी कर दो, आप कुछ भी कहो, और उसको। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।